प्रतिशत से जुड़े दो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र और उन सूत्रों का इस्तेमाल प्रतिशत में किस तरह से किया जाए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी इस सूत्र का ठीक तरीके से इस्तेमाल करना सीख पाइएगा। जैसे अब इसमें एक फॉर्मूला है a + b + ab/100। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम किस किस प्रकार के सूत्र पे, किस किस प्रकार के प्रश्न पे अप्लाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% और फिर 30% की वृद्धि की जाती है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये यदि हमें निकालना हो तो यहाँ पे प्रश्न ये दिया गया है कि एक वस्तु है जिसका मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ा दिया गया, तो उस स्थिति में उस वस्तु का मूल्य कुल कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि पहले जो वृद्धि हुई है उसको ए हम मान लेंगे, फिर बाद में जो वृद्धि हुई है उसको हम बी मान लेंगे। इसके बाद उस फॉर्मूले को यदि हम अप्लाई करें तो इन दोनों को पहले जोड़ना है, फिर इन दोनों को आपस में गुना करके इसमें 100 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे ये 0 कटेगा तो ये होगा 6 और ये होगा 50। तो ये कुल मिला करके उस वस्तु के मूल्य में जो वास्तविक वृद्धि होगी वो होगी 56%। इसी तरह से मान लीजिए इसी प्रश्न में दे दिया गया हो कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई थी, फिर उसके मूल्य में 30% की कमी कर दी गई। यहाँ पे इस वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ाया गया, फिर वस्तु का मूल्य जो है वो 30% यहाँ पे घटा दिया गया, 30% की यहाँ पे कमी कर दी गई। उस स्थिति में वस्तु के मूल्य में कुल कितनी वृद्धि या कमी हुई, ये यदि हमें फाइंड करना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जिस मूल्य में कमी की गई है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे वहीं अप्लाई होगा। अब यहाँ हो जाएगा AB/100। तो इस फॉर्मूले पे यदि हम हल करेंगे इसका तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 माइनस यहाँ हो जाएगा 30, फिर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ चिन्ह ऐसे ही लिख देते हैं। फिर यदि हम यहाँ करें तो ये होगा 20 गुना -30 बटा में होगा 100। तो यहाँ पे इसका मान होगा -10 और ये इस माइनस के कारण से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 0 कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, तो ये होगा -6। तो ये कुल मिला करके हो गया -16%। इसका मतलब ये है कि पहले किसी वस्तु के मूल्य में हम 20% बढ़ाएं, फिर उस वस्तु के मूल्य को 20% घटा दें, तो यहाँ पे उस वस्तु के कुल मूल्य में यहाँ पे 16% की कमी हो जाएगी। इसी तरह से यदि मान लीजिए दोनों वस्तुओं के मूल्य में यहाँ पे कमी हो रही हो, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य में यदि कमी हो रही हो तो दोनों को नेगेटिव लेकर के इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका मान निकल जाएगा। यदि प्रश्न दे दे कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% और फिर 30% की कमी हो जाए, तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितनी कमी हुई, कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो दोनों को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ पे होगा -20 -30 प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला तो सब में प्लस है लेकिन चिन्ह के साथ हम इसके वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पे होगा -20 गुना -30 बटा में 100, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, ये होगा -50 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा 6, इसमें घटाएंगे तो ये होगा 44%। तो इस तरह से इस वस्तु के मूल्य में कुल मिलाकर के 44% की कमी हुई। यहाँ पे नेगेटिव का चिन्ह जो है वो दिखाता है कि इसमें वस्तु के मूल्य में उतने प्रतिशत की कमी हुई है, और यदि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आता है
तो इसका मतलब यह है कि वस्तु के मूल्य में उतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा हम इस फार्मूले को अन्य दूसरे प्रश्नों में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक शहर की जनसंख्या है, जो पहले यहाँ पे दिया गया हो, एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 50% की कमी हो जाए, तो शहर की जनसंख्या में कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या है। कहने का मतलब यह है कि कोई शहर जिसकी जनसंख्या एक साल के बाद 20% बढ़ गई और 2 साल के बाद वहाँ पे 30% की 50% की कमी हो गई, तो वहाँ पे शहर की जो जनसंख्या है वो 2 साल के बाद कितनी बढ़ी या कितनी प्रतिशत घटी, इसका वैल्यू यदि निकालना हो तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। ए का वैल्यू यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ इसको प्लस में ले लेंगे और दूसरे कंडीशन में यहाँ पे 50% की कमी हो जा रही है, तो इसको हम माइनस में ले लेंगे। फिर इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 20 + 50, फिर एक बार दोनों को आपस में गुणा करके हम यहाँ भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा इससे, ये कटेगा इससे, तो ये हो जाएगा -30 और ये होगा -10। तो कुल मिला करके उस शहर की जो जनसंख्या है उसमें 40% की वास्तविक कमी यहाँ पे दर्ज की जा रही है, जो इसमें प्रश्न के अनुसार दिया गया था। उसके अनुसार पहले की अपेक्षा शहर की जनसंख्या 40% घट गई है। इसके अलावा इस प्रकार के फॉर्मूले को यदि हम चाहें तो जैसे यहाँ पे प्रश्न दे दिया गया हो कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में मान लीजिए 25% की वृद्धि हो, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे प्रश्न ये दिया गया है कि कोई एक आयत है जिसकी लंबाई जो है वो 10% बढ़ गई और उसकी चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया गया, तो कुल मिलाकर के उस आयत का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो यहाँ पे जो लंबाई में वृद्धि हो रही है इसको हम 10% ले लेंगे और चौड़ाई में जो वृद्धि हो रही है वो यहाँ पे दिया हुआ है 25%। और उसी फार्मूले पे इसका वैल्यू रख करके हम आगे यदि हल करें तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो ये बताएगा कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावे यदि कोई प्रश्न इसी में दे कि यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाए, चौड़ाई में 25% की कमी हो जाए, तो यहाँ पे जिसमें कमी होगी उसको हम माइनस में ले लेंगे और उसी फार्मूले पे यदि हम इसको हल करें तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि हम चाहें कि वर्ग के भुजा में मान लीजिए दिया गया हो किसी वर्ग के भुजा में कुछ प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रही है, जैसे अब यहाँ पे अगला प्रश्न दे दें कि वर्ग की भुजा 10% बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो यहाँ प्रश्न ये दिया गया है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा को 10% यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे वर्ग में केवल एक ही भुजा होती है, तो वर्ग की जो भुजा होती है
उसमें ये चारों जो भुजा होती है वो एक बराबर होती है। तो यहाँ पे किसी एक भुजा में 10% की वृद्धि करने से इसके चारों भुजा में उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे इसका लंबाई भी वही होगा और चौड़ाई भी यहाँ पे वही लिया जाएगा जो इसमें पहले भुजा में वृद्धि हुई है उसी के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे वर्ग की लंबाई जितनी होती है उतनी ही इसकी चौड़ाई भी होती है। तो यहाँ पे वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है। उस कंडीशन में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस वर्ग के लंबाई में भी 10% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में भी यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई है। इसलिए हम इन मानों को यहाँ पे दोनों कंडीशन में सेम मान ले लेंगे। फिर इस फॉर्मूले को यदि हम यूज करें तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इसका हम मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि दे दें कि वर्ग की भुजा में 10% या 20% की कमी हो जाए तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में नेगेटिव वैल्यू लेकर के उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसका हम मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा त्रिभुज पे भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अब यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज हो जिसमें यदि इसमें दिया गया हो कि एक समकोण त्रिभुज के आधार में मान लीजिए 20% और ऊंचाई में 40% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका आधार 20% बढ़ा दिया गया और उसकी ऊंचाई जो है वो 40% बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे हम फिर से a ले लेंगे 20% और यहाँ b ले लेंगे हम 40% और फिर उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे इस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसका मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी ध्यान रखना ये है कि यदि इसमें चौड़ाई और आधार में से ऊंचाई और आधार में से किसी में यदि कमी कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेकर के यहाँ पे इसका मान लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि यदि वैल्यू उसका अंत में नेगेटिव आ रहा है आंसर में तो इसका मतलब ये है कि उसका क्षेत्रफल उतना प्रतिशत कम हो गया, और यदि उसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है अंत में तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल उसका उतना प्रतिशत यहाँ पे बढ़ गया। अब इसी के अनुसार एक और फॉर्मूला है, ये जो भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न थे उसको हम इन फॉर्मूलों के द्वारा आसानी से और कम समय में हल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आयतन में कमी या वृद्धि निकालनी हो, जैसे यदि मान लीजिए कि कोई 3 वस्तुएं हैं, एक A है, एक B है और एक C है। यहाँ पे 3 प्रकार के प्रतिशत मान दिए गए हों तो 3 वस्तुओं के लिए यदि 3 बार किसी वस्तु में प्रतिशत वृद्धि की जाए तो उस स्थिति में उसके टोटल वैल्यू में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी इसका मान निकालना हो तो इसके लिए बेसिक फार्मूला ये है कि यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA यहाँ हम करेंगे, नीचे लिखेंगे 100, फिर उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे ABC बटा 100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी वस्तु के मान में 3 बार यदि हम वृद्धि करेंगे उसके प्रतिशत वैल्यू में तो उस स्थिति में उसमें टोटल वृद्धि कितनी होगी या टोटल कमी कितनी होगी इसका मान हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया हो कि एक घनाभ है, एक घनाभ के लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 10% की कमी मान लीजिए की जाती है और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है।
तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो। इसका यदि हमें मान निकालना हो तो यहाँ पे घनाभ में 3 भुजाएं होती हैं, एक है लंबाई, एक है चौड़ाई और एक है ऊंचाई। तो इस स्थिति में घनाभ की लंबाई में 10-20% की वृद्धि हुई है, चौड़ाई में इसके 10% की कमी हो गई है और ऊंचाई में यहाँ पे फिर से 25% की वृद्धि कर दी गई है। तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसका यहाँ पे मान निकालना हो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a ले लेंगे, यहाँ 20% जो वृद्धि हो रही है तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, b यहाँ पे हम ले लेंगे, दिया गया है 10% और ये कमी है तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे, और c यहाँ पे हम ले लेंगे 25%, इसमें इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तो इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे। अब मेन जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पे a + b + c + ab + bc + ca बटा 100 प्लस यहाँ पे है abc बटा में 100 का स्क्वायर। यदि इस फॉर्मूले पे इसको हम हल करें तो यहाँ पे पहले तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 45 से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 35, तो इसका वैल्यू आ गया 35। फिर a में b से गुणा करना है तो ये होगा -200, फिर b में c से गुणा करना है तो ये होगा 225 माइनस में, c में a से गुणा करना है, c में a से यदि हम गुणा करेंगे तो ये होगा 500 बटा में यहाँ करेंगे 100 प्लस अब यहाँ पे a b c इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये 200, ये हो जाएगा 5000 टोटल मिलाकर। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया यहाँ पे 5000, ये नेगेटिव आया और नीचे लिख देंगे 1 पे 4 0, तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 450, 500 में से 450 घटाएंगे तो ये बचेगा 50, तो यहाँ पे होगा 35 प्लस ये होगा 50 बटा 100 और यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आएगा 1/2। तो यहाँ पे भी हम 2 कटा सकते हैं तो ये भी बचा अब 1/2 और ये बचा 1/2, इन दोनों कटाएंगे तो कुल मिला करके इसका आयतन जो है उसमें 35% की यहाँ वृद्धि हुई है। तो इस तरह से जो घनाभ का आयतन है इसमें 35% की वृद्धि हुई है। इसी तरह से प्रश्न दें कि किसी घन के आयतन में मान लीजिए घन की भुजा में यदि 10% की वृद्धि हो रही हो तो उसके आयतन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे a का वैल्यू भी 10 लेंगे, b का वैल्यू भी 10 लेंगे और c का वैल्यू भी हम यहाँ पे 10 ही लेंगे, क्योंकि घन में तीनों भुजाएं सेम होती हैं। उस स्थिति में इन तीनों मानों को हम एक ही बार ले लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी अलग अलग प्रकार के 3 डायमेंशनल फिगर्स में इस प्रकार के फॉर्मूलों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घनाभ में, तो घनाभ में यदि दिया गया हो, घनाभ नहीं, बेलन